गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय अपन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी, औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कल की वीडियो क्लास में अपन ने इसी विषय के तहत भारत में श्रम संघ आंदोलन के विकास में क्या बाधाएं हैं उनको जानने का प्रयास किया था। विद्यार्थियों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में श्रम संघ आंदोलन का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, किंतु पुराना होते हुए भी अभी जो अर्ध विकसित अवस्था में है। और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर वी गिरी ने भी यही कहा था कि भारत में श्रम संघ आंदोलन अभी बाल्यावस्था में है और श्रम संघों के अब तक के विकसित नहीं होने के बहुत से कारण हैं। तो हमने इन कारणों को कल वीडियो क्लास में दो भागों में विभक्त किया था। एक तो थे आंतरिक कारण या बाधाएं, इंटरनल डिफिकल्टीज, और दूसरा था बाहरी बाधाएं या एक्सटर्नल डिफिकल्टीज। कल हमने इंटरनल डिफिकल्टीज को विस्तार से देखा था कि श्रम संघ आंदोलन के विकास में आंतरिक बाधाएं कौन कौन सी हैं। एक बार छात्रों की सुविधा के लिए मैं उन बाधाओं के हेडिंग्स को पुनः आपको बता देता हूं कि श्रम संघों के विकास में जो आंतरिक बाधाएं हैं वे निम्न प्रकार से हैं। पहला, अशिक्षा तथा शिक्षा का निम्न स्तर, मतलब श्रमिकों की शिक्षा या अशिक्षा है बहुत ज़्यादा, वो एक कारण है भारत में श्रमिकों के या श्रम संघ आंदोलन के विकास में धीमी गति का। दूसरा, श्रमिकों की निर्धनता। तीसरा, श्रमिकों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति। चौथा, श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति। पांचवा, बाहरी नेतृत्व। छठा, श्रम संघों में एकता का अभाव। सातवां, श्रमिकों में अनुशासनहीनता। आठवां, नेताओं में भ्रष्टाचार। नवां, संघों में वित्त का अभाव। दसवां, सांप्रदायिकता एवं जातीयता। 11वां, निम्न जीवन स्तर एवं असंतोषजनक कार्यदशाएं। 12वां, कल्याणकारी योजनाओं का अभाव। 13वां, श्रम संघों में अनुशासनहीनता। 14वां, अस्थिरता। 15वां, विशाल क्षेत्र। और अंतिम, छोटा आकार। तो ये कुछ आंतरिक बाधाएं थी श्रम संघों के विकास में। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और भारत में श्रम संघों के विकास में जो बाहरी बाधाएं हैं, जो एक्सटर्नल डिफिकल्टीज हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो श्रम संघों की जो आंतरिक बाधाएं वो तो हमने देख ली। अब बाहरी बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहली है सेवा योजकों की विरोधी प्रवृत्ति, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जो विरोधी प्रवृत्ति है श्रम संघों के प्रति, वो इनके विकास में सबसे बड़ी बाधक है। और बाहरी बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय सेवा योजक श्रम संघों के प्रति विपरीत धारणा रखते हैं। वे श्रम संघों को लड़ाका संगठन समझते हैं जो केवल दो पक्षों के बीच झगड़ा कराने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये है कि श्रम संघ जो हैं इनके बारे में सेवा योजकों की धारणा विपरीत है और वो इनको केवल मात्र एक लड़ाका संगठन के रूप में देखते हैं कि ये जो श्रम संघों के संगठन हैं ये लड़ाका संगठन है और इनका काम सेवा योजकों और श्रमिकों के मध्य झगड़ा करने के लिए किया जाता है। अतः वे इसे येन क्रेन प्रकारेण समाप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से इन संगठनों को समाप्त कर दिया जाए। अब प्रसिद्ध श्रम नेता एक हुए हैं एन.एम. जोशी। उन्होंने बताया कि सेवा योजक जो होते हैं वे पहले श्रम संघों को तिरस्कृत करते हैं
और बाद में इसे नीचा दिखाते हैं। मतलब एन.एम. जोशी साहब ने बताया कि सेवा योजकों के जो संगठन हैं या जो सेवा योजक हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले इसके तिरस्कार करते हैं श्रम संघों का, फिर तिरस्कार के बाद में इसे नीचा दिखाते हैं, और अंत में जब आंदोलन कोई शुरू हो जाता है तो इसे मान्यता दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि श्रम संघों के विकास में जो प्रमुख बाहरी बाधा है वो सेवा योजकों का एटीट्यूड है। उनका नकारात्मक दृष्टिकोण श्रम संघों के प्रति जो है वो प्रमुख बाहरी बाधा है श्रम संघों के विकास में। दूसरी बाहरी बाधा है मध्यस्थों का विरोध। मध्यस्थों का विरोध का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में आमतौर पर कारखानों में या औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों की या श्रमिकों की जो भर्ती होती है वो आमतौर पर मध्यस्थों के द्वारा की जाती है। मध्यस्थ लोग ही गांव से श्रमिकों को लाते हैं और कारखानों में या औद्योगिक संस्थानों में आवश्यकता अनुसार पूर्ति कर देते हैं। मतलब ये मध्यस्थी हैं, मिडिल मैन ही हैं, जो कि गांवों से किसानों को श्रमिकों को निकाल कर लाते हैं उनकी योग्यता के हिसाब से, और फिर उनकी योग्यता के हिसाब से ही उनको विभिन्न कल कारखानों में या औद्योगिक संस्थानों में भेज देते हैं। किंतु श्रम संघों के होने पर इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि अगर श्रम संघ होंगे तो श्रम संघ ये सारी कार्रवाई कर लेंगे और मध्यस्थों का रोल कम हो जाएगा। अतः मध्यस्थ सदैव ऐसे प्रयत्न करते हैं कि वे संगठित न हो सकें और उनका अस्तित्व बना रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ऐसी स्थिति में श्रम संघ क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में श्रम संघ ये करते हैं कि उनका रोल बना रहे, मध्यस्थों का रोल खत्म हो जाए और मध्यस्थों को ये गवारा नहीं होता। तो मध्यस्थों का भी ये प्रयास होता है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से श्रम संघ समाप्त हो जाए ताकि उनका अस्तित्व बरकरार रहे। परिणाम स्वरूप देश में श्रम संघों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जो मिडिल मैन है, मध्यस्थ हैं, इन मध्यस्थों का जो विरोध है वो भी श्रम संघों के विकास में बाधक है। तीसरा है सरकारी नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वे भी श्रम संघों के विकास में कई बार बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। जैसे भारत सरकार की जो लेबर पॉलिसी है, श्रम नीति है, श्रम आंदोलन के विकास में बाधक रही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की जो लेबर पॉलिसी है वो भी श्रम आंदोलन के विकास में बाधक रही है। हमारे देश में 1947 से पूर्व जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो उनकी एक ही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, कि श्रमिकों को आपस में विभाजित करो, झगड़ा करा दो और शांति से उनके ऊपर रूल करो। और अंग्रेज लोग कभी भी श्रमिकों को संगठित नहीं होने देते थे। वर्तमान सरकार भी यही पॉलिसी अपना रही है कि श्रमिकों को कैसे संगठित होने से रोका जाए। वर्तमान सरकार में भी श्रम के लिए, हम कह सकते हैं वर्तमान सरकार भी श्रम के लिए बाधक अगर नहीं है तो कम से कम साधक भी नहीं कही जा सकती। मतलब अगर सरकार बाधा उत्पन्न नहीं करती है तो वह साधक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरकारी नीति भी जो है वो इस प्रकार की हैं जो श्रम संघों के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। चौथा है श्रम परामर्शदाताओं का अभाव, कि हमारा जो देश है उसमें श्रम संघों का विकास क्यों नहीं हो पाया। विकास न होने के पीछे एक कारण, जो प्रमुख बाहरी कारण है, वो श्रम परामर्शदाताओं का अभाव भी है। हमारे देश में श्रम विशेषज्ञों का अभाव है। मतलब लेबर विषय पर जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति होने चाहिए उन व्यक्तियों का हमारे देश में अभाव है। अतः श्रमिकों को श्रम संबंधी मामलों पर सही परामर्श नहीं मिल पाता। मतलब हमारे यहाँ क्योंकि लेबर स्पेशलिस्ट व्यक्ति नहीं है तो स्पेशलिस्ट व्यक्ति न होने से इस फील्ड में जो श्रमिक हैं उनको श्रम संबंधी मामलों पर सही परामर्श या उचित परामर्श प्राप्त नहीं हो पाता।
अतः वे श्रम संघों के वास्तविक महत्व को समझ नहीं पाते। मतलब फिर उनको क्या है, श्रम संघों का कोई महत्व समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कोई उनकी प्रॉब्लम होती है, जब कोई उनकी समस्या होती है और वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर श्रम संघों के पास जाते हैं, और श्रम संघ में चूंकि विशेषज्ञों का अभाव होता है, और विशेषज्ञों का अभाव होने के कारण से क्योंकि श्रम संघ उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते या उसका निराकरण नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि श्रमिकों को भी श्रम संघों का वास्तविक महत्व का पता नहीं पड़ता है, या वो वास्तविक महत्व समझ नहीं पाते कि श्रम संघों का महत्व है। यही अगर श्रम संघों के पास पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ उपलब्ध हों, जो कि लेबर्स को उनकी विभिन्न समस्याओं पर आसानी से परामर्श दे सकें और आसानी से उपलब्ध हो सकें, तो श्रमिकों को श्रम संघ के वास्तविक महत्व का पता लगेगा। तो ये भी श्रम परामर्शदाताओं का जो अभाव है, ये भी हम कह सकते हैं कि श्रम संघों के विकास में एक प्रमुख बाधा है। और अंतिम बाहरी बाधा के रूप में हम कह सकते हैं वो है औद्योगिक विकास की मंद गति। श्रम आंदोलन का जो इतिहास है औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब श्रम आंदोलन का इतिहास औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा है। हमारे देश में पाश्चात्य देशों की तुलना में औद्योगिक विकास भी मंद गति से हुआ है, अतः श्रम संघों का मंद विकास होना भी स्वाभाविक ही था। मतलब क्या है कि श्रम संघों का विकास औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कोरिलेशन सीधा सीधा है। अगर औद्योगिक विकास होगा तो श्रम संघों का विकास होगा, और औद्योगिक विकास धीरा होगा तो श्रम संघों का विकास भी धीरा होगा। क्योंकि हमारे देश में औद्योगिक विकास उस तेज़ी से नहीं हो पाया जिस तेज़ी से होना चाहिए था, और वर्तमान में भी औद्योगिक विकास की जो गति है वो गति काफ़ी कम है, धीमे गति है। तो क्योंकि औद्योगिक विकास की गति धीरी है, और चूंकि औद्योगिक विकास की गति का हम कह सकते हैं कि श्रम आंदोलन के विकास से सीधा संबंध है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा भारी फैक्टर है जो कि श्रम संघों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो औद्योगिक विकास की यदि गति मंद है तो नेचुरली श्रम संघों के विकास की गति भी मंद हो जाती है। तो संक्षेप में मैं एक बार आपको पुनः बता दूं कि पिछली क्लास में अपन ने बाहरी बाधाओं की बात की थी, आंतरिक बाधाओं की बात की थी, और वर्तमान क्लास में इस समय मैं आपसे श्रम संघों के विकास में बाहरी बाधाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बाहरी बाधाएं जो हैं ये 5 हैं। पहली है सेवा योजकों की विरोधी प्रवृत्ति, दूसरी मध्यस्थों का विरोध, तीसरी सरकारी नीति, चौथी श्रम परामर्शदाताओं का अभाव, और 5वां औद्योगिक विकास की मंद गति। तो विद्यार्थियों, अब ये अपन ने देख लिया पिछले 2 वीडियो क्लास के माध्यम से कि श्रम संघों के विकास की प्रमुख बाधाएं भारत में क्या हैं। तो ये प्रमुख बाधाओं को अपन ने 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया। श्रम संघों के विकास में आंतरिक बाधाएं क्या आती हैं और बाहरी बाधाएं क्या आती हैं, और दोनों के विभिन्न पॉइंट्स का अपन ने अर्थ जान लिया कि कौन कौन सी बाधाएं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको श्रम संघों के विकास में जो बाधाएं हैं, आंतरिक चाहे बाहरी, समझ में आ गई होंगी। अब अगली वीडियो क्लास में अपन जो बाधाएं हैं जो श्रम संघों के विकास में आती हैं, चाहे वो आंतरिक हों चाहे बाहरी बाधाएं हों, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, बाधाओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर फोकस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर हैं, आप कभी भी मुझे अपना फ़ोन कर सकते हैं और मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। आप जब भी फ़ोन करेंगे और आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी उनको यथासंभव सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।